हेलो गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल के अगले वीडियो में। तो मेरे को आज बहुत दिनों के बाद फाइनली टाइम मिला है वीडियो बनाने का, बिकॉज़ मेरे असाइनमेंट्स थे और प्लस जॉब भी थी, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। लेकिन चलो, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेरी फ़्लाइट जर्नी के बारे में। लाइक अहमदाबाद से सिंगापुर एंड सिंगापुर से ऑकलैंड तक की मेरी फ़्लाइट जर्नी कैसी रही, कैसा रहा इमिग्रेशन प्रोसेस और सारा चेक इन से लेके सभी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों, फ्रेंड्स जिसको भी ऑकलैंड आना हो, प्लीज़ उसके साथ शेयर कीजिएगा। टिल तो मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। हेलो गाइस, तो बिना देर किए हुए चलो शुरू करते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तो सबसे पहले मैं बताऊँ तो मेरी फ़्लाइट की एयरलाइन थी सिंगापुर एयरलाइन और मैंने 15th ऑफ अगस्त को बुक डेट थी मेरी फ़्लाइट की और टाइम था रात के 10:50 फ़्लाइट को टेक ऑफ करने का टाइम 10:50 का था। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो अहमदाबाद एयरपोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले तो अहमदाबाद एयरपोर्ट जो कि मेरे घर से लगभग 15 किलोमीटर ही है। तो शाम को ऑलमोस्ट 11 बजे की थी फ़्लाइट। तो मैं घर से 7 बजे नि 7 नहीं, साढ़े 5 6 बजे निकल गए थे हम घर से और साढ़े 6 बजे तो हम एयरपोर्ट पहुँच भी गए थे। और फिर साढ़े 6 बजे के बाद तो फिर वहाँ पे तो सारे फैमिली मेंबर्स और सभी लोग थे। तो एक टाइम पे तो ऐसा लगा मेरे को कि ये क्या मोमेंट है यार, सभी फैमिली को छोड़ के कोई पराए देश में जाने का और जहाँ कोई अपना है ही नहीं, पता ही नहीं है कि वहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं। बस ये बस एक लास्ट मोमेंट है जब हम साथ में हैं। फिर पता नहीं आगे तो कब इंडिया जाएँगे, क्या करेंगे। लेकिन ठीक है, ऐसे तो अपनी पर्सनल लाइफ़ में अगर ग्रोथ चाहिए तो घर तो छोड़ना ही पड़ता है सभी को एक ना एक दिन तो। तो फिर 7 बजे, साढ़े 7 8 ब साढ़े 7 बजे मैं अंदर चला गया था सभी को बाय बोल के, मेरे मम्मी-पापा, मेरी वाइफ़, मेरी सिस्टर सभी को बोल के, तो रिलेटिव्स और सभी लोगों को। तो मैं लगभग साढ़े 7 बजे तो मैं अंदर चला गया था। तो अहमदाबाद एयरपोर्ट में टर्मिनल 2 था, जो कि इंटरनेशनल टर्मिनल है। वहाँ पे सारी इंटरनेशनल फ्लाइट आती है और जाती है यहाँ से। तो इधर टर्मिनल 1 भी है, जो डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेट करता है। तो मेरा टर्मिनल 2 में साढ़े 7 बजे मैं अंदर गया, तो सबसे पहले बाहर गेट पे सिक्योरिटी गार्ड होता है, जो आपकी टिकट चेक करता है और आपको अंदर जाने देता है। तो मैं सबसे पहले वॉच किया। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है कि वहाँ पे सारी एयरलाइन के काउंटर होते हैं। तो आपको एयरलाइन के काउंटर पे जाना होता है और आपकी सारी बैग्स, लाइक लगेज बैग और चेक इन बैग दोनों का वेट करना होता है। मैंने सबसे पहले तो ऑनलाइन चेक इन करवा दिया था, जो कि लाइक मोस्ट ऑफ एयरलाइन में 48 आवर्स से पहले वो ऑनलाइन चेक इन ओपन हो जाता है, जो कि वो मेल के थ्रू भी आपको इन्फॉर्म करता है कि चेक इन अवेलेबल, यू कैन नाउ चेक इन योर फ्लाइट। तो सबसे पहले मैंने तो ऑनलाइन चेक इन करवा लिया था मेरा। तो मैं सबसे पहले तो वो काउंटर पे गया सिंगापुर एयरलाइन के, जो कि जैसे ही हम अहमदाबाद एयरपोर्ट के अंदर से वो सिक्योरिटी गार्ड के जैसे ही गेट के आगे निकलेंगे, तो वो सारे काउंटर लेफ्ट हैंड साइड पे ही होते हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे ही है। तो वहाँ पे जाके सिंगापुर मीन्स सबसे पहले तो सिंगापुर एयरलाइन का स्टाफ जो वहाँ पे वर्क कर रहा है ना, वो बहुत ही अच्छा है। उस सब जैसे ही मैं अंदर गया तो उन्होंने मेरे से पूछा सिंगापुर जाना है, सिंगापुर एयरलाइन के थ्रू, तो आप वो काउंटर पे चले जाइए, वहाँ पे आपको अपनी बैग्स दिखानी है, जैसे सारा इन्फॉर्म किया उन्होंने मेरे को क्या करना है आगे जाके। तो वहाँ पे गया, मैंने सारा वेट करवाया और वेट भी सही था, तो मेरे से कुछ भी नहीं मीन्स जैसे ही वेट कर दिया, तो जो लगेज बैग था, मेरे 2 बैग थे, तो लगेज बैग में जो मैं उनको दे दिए, तो उन्होंने अंदर जाके उन्होंने बोला कि आप पहले टाइम जा रहे हो, पहली बार जा रहे हो, तो हमें आपका पूरा चेक करना होगा। तो उन्होंने सारा बोला कि आप 15 मिनट बैठो वहाँ पे और मैं आपको बुलाता हूँ बाद में, जैसे ये कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको बोर्डिंग पास दे दूँगा। तो सबसे बोर्डिंग पास दे दूँगा, फिर उसके बाद लाइक मैंने 15-20 मिनट तक वहाँ पे बेंचेस पे बैठा और उन्होंने फिर उनका एक स्टाफ आके मेरे को बोला, मेरे सभी का नाम लेते थे, जो फर्स्ट टाइम जाता है उन सभी का सेम ही प्रोसीजर होती है, तो सब लोग बैठे थे, जैसे नाम अनाउंस करते हैं, तो मेरा नाम आया तो मैं गया, तो वहाँ पे उनके एयरलाइन मैनेजर थे, वो आए, वहाँ पे उनके पास मेरा बोर्डिंग पास था। तो उन्होंने मेरे से सिर्फ 2 क्वेश्चन किए कि आप किस लिए जा रहे हो और आपका यहाँ मैंने बोला कि मैं मास्टर डिग्री करने जा रहा हूँ वहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि आपकी बैचलर की डिग्री हो तो मेरे को दिखाओ सर्टिफिकेट, वो तो जो लास्ट में कन्वोकेशन सर्टिफिकेट आता है ना वो। तो मैंने अपने मोबाइल में उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला ऑल गुड, विश यू हैप्पी जर्नी अहेड, एंड उन्होंने मेरे को बोर्डिंग पास दे दिए। बोर्डिंग पास मेरे 2 थे, लाइक अहमदाबाद से सिंगापुर तक का और सिंगापुर से ऑकलैंड तक का, दोनों बोर्डिंग पास मेरे पास थे। तो सिंगापुर आके मेरे को फिर से बोर्डिंग पास लेने नहीं जाना था और फिर उसके बाद वो चेक इन का वो सारी बैग चेक इन उन्होंने कलेक्ट कर दिए मेरी, और मेरे पास एक हैंड बैग थी और मेरी लैपटॉप बैग थी, 2 बैग थी। और मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जिसमें बताऊँगा कि आपको क्या-क्या सामान लाना चाहिए और कितना क्या-क्या उसमें लाना चाहिए और कौन सी चीज़ अलाउड है न्यूज़ीलैंड में, कौन सी चीज़ नहीं अलाउड है न्यूज़ीलैंड में आने के लिए, लाइक आप ला सकते हो और कौन सी चीज़ नहीं ला सकते। तो एक मैं वीडियो बनाऊँगा, उसमें बताऊँगा वो सारी चीज़ें। तो अभी मेरा वो सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया था, लाइक मेरी बैग्स उन्होंने ले ली थी और मेरे को एक मीन्स वो प्रूफ दिया था, मीन्स वो बारकोड जैसा कुछ था जो मेरे को दिया था कि आपकी बैग का ये स्कैन कोड है। लाइक अगर कुछ हो जाए फ्यूचर में, लाइक गुम हो जाए कि कुछ हो जाए, तो ये आप स्कैन करके फिर बता देना। आप कुछ रिफंड का प्रोसीजर है तो वो कर सकते हो। वो मीन्स वो सिर्फ सिंक अप के लिए था कि ये आपकी बैग है, जिसका कोई फ्यूचर में मेरे को ज़रूरत ही नहीं पड़ी उसकी। और उसके बाद प्रोसेस आती है इमिग्रेशन की। लाइक वहाँ पे जैसे ही वो सब कंप्लीट होता है, तो आप अहमदाबाद एयरपोर्ट में जब भी वो सारा जो गेट से आए थे, उस गेट से निकल के आगे राइट हैंड साइड पे जाएँगे ना, तो आगे इमिग्रेशन काउंटर आएगा। तो वहाँ पे सारे 5-6 ऑफिसर होते हैं, 5-6 काउंटर होते हैं, वहाँ पे किसी भी काउंटर पे जा सकते हो। वहाँ पे इमिग्रेशन करवाना होता है। मेरा इमिग्रेशन जब मेरी बारी आई तो उन्होंने मेरे को क्या-क्या देना था, लाइक पासपोर्ट प्लस वीज़ा कॉपी एंड प्लस फ़ी की रिसिप्ट। लाइक मैं कौन से कॉलेज में जा रहा हूँ, 3 चीज़ें मैंने दी थी उनको। उन्होंने तीनों वेरीफ़ाई किए मेरे से, लाइक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा था उन्होंने, क्योंकि वीज़ा में लिखा है स्टूडेंट वीज़ा है, क्या करने जाना है, क्या नहीं करने जाना है, तो उनको सारा पता ही था, तो नहीं पूछा। फिर इमिग्रेशन वहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद सिक्योरिटी चेक इन होती है।
लाइक आपका चेक इन प्लस आपके पास जो 2 बैग थे, मेरे पास लैपटॉप बैग और एक हैंड बैग, उसका चेक इन हुआ। फिर वो सारा चेक उसमें भी क्या होता है कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें ना वो आपको बाहर निकाल के एक ट्रे में रखनी होती है और भी बाकी सब उसी बैग में रहना होता है। तो वो दोनों चेक हो गए और फिर वापस मैंने रखा और ये गेट था ना वो अहमदाबाद एयरपोर्ट के से ऊपर है, तो लिफ्ट में मैं ऊपर गए और वहाँ पे ऐसे रूम ही बना दिया है कि सिंगापुर जाने वाली फ़्लाइट के लिए ये रूम है, बाकी कुवैत जा रही थी और दूसरी जगह भी जा रही थी फ़्लाइट, तो उसका अलग-अलग गेट था। तो मैं जहाँ पे जाना सिंगापुर वहाँ पे जाके बैठ गया। वहाँ अहमदाबाद का ड्यूटी फ्री की बात करूँ तो इतना तो बड़ा नहीं है एयरपोर्ट, लेकिन है ड्यूटी फ्री उसमें भी। मैं आपको ये वीडियो दिखा दूँगा बीच में मैंने जो शूट किए थे वो, तो बस इतना ही ड्यूटी फ्री था और फिर लाइक 10 बजे तो और बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, तो मैं अंदर 10 बजे तो मैं फ़्लाइट में बैठ गया था। लाइक अहमदाबाद मेरी होम प्लेस को छोड़ के, गुजरात को छोड़ के, न्यूज़ीलैंड लाइक फ्यूचर बनाने के लिए फाइनल डेस्टिनेशन। तो वहाँ पे सारा ये खत्म, लाइक फ़्लाइट में बैठ गए मैं और 10:50 को वो फ़्लाइट टेक ऑफ, एक्चुअली उसने टेक ऑफ ऑन टाइम पे ही टेक ऑफ कर लिया था। तो फिर फ्लाइट 10:50 को तो टेक ऑफ कर लिया था, तो वो जर्नी लगभग ऑलमोस्ट 6 आवर की जर्नी थी अहमदाबाद से सिंगापुर तक की। तो उसके बाद लाइक मैं सिंगापुर के लगभग 5-6 बजे थे सिंगापुर में, तब मैं लैंड करके आया था सिंगापुर में। 6 बजे 6 साढ़े 6 बजे थे, तब फ्लाइट लैंड कर गई थी सिंगापुर में। और सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, वो दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट ग्रेटेस्ट एयरपोर्ट है सारी दुनिया में। लाइक वैसे तो एयरपोर्ट का रैंकिंग भी आता है, तो उसमें भी वो फर्स्ट या सेकंड पे ही आता है एयरपोर्ट। लाइक वो सच में बहुत ही बढ़िया एयरपोर्ट था। और एज वेल एज सिंगापुर एयरलाइन इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड। लाइक वो सेकंड एयरलाइन है, फर्स्ट वो सेकंड एयरलाइंस है पूरे वर्ल्ड में कि वो ऑन लाइक रैंकिंग में। तो सिंगापुर की तो सिंगापुर एयरपोर्ट का क्या बात करें, लेकिन वो सबसे बेस्ट, लाइक बहुत ही बढ़िया एयरपोर्ट था वो। लाइक मेरे जब मैं लैंड किया ना, तब मेरे को सिंगापुर के लगभग 7 बज गए थे, तो मॉर्निंग हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैं जैसे सिंगापुर एयरपोर्ट के अंदर फ्लाइट से निकल के बाहर गया, तो उसमें क्या होता है कि एयरपोर्ट कितना लाइक बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट था। और मैं बताऊँ तो पूरा का पूरा एयरपोर्ट में कितनी सारी शॉप्स थी, मेरे को टाइम ही नहीं था इतना कि पूरा देख पाऊँ, क्योंकि मेरा होल्ड लाइक 1 आवर एंड 40 मिनट्स का ही था। सो बेसिकली वो उसमें भी मेरे को ये दिखा ये टर्मिनल चेंज करना था, तो उसमें स्काई ट्रेन चलती है सिंगापुर एयरपोर्ट में टर्मिनल चेंज करने के लिए। तो मेरे पास 1 आवर एंड 40 मिनट्स ही थे दूसरी फ्लाइट ऑकलैंड के लिए जाने के लिए। तो जैसे ही मैं बाहर निकला, तो मैं फटाफट इसमें तो टर्मिनल 0 दिखा रहा है, जो कि उसमें टर्मिनल है ही नहीं टिकट में, पता नहीं ऐसा क्यों है। वो टर्मिनल 1 ही है। टर्मिनल 1 पे मेरे को हम फ्लाइट लैंड हुई थी, और उधर से जैसे हम गेट से बाहर निकले, तब वो थोड़ा चलने के बाद वहाँ पे स्काई ट्रेन आती है। स्काई ट्रेन टर्मिनल के इन बिटवीन चलती है 1, 2, 3, तो तीनों टर्मिनल में। तो स्काई ट्रेन लेनी होती है, और स्काई ट्रेन में जैसे ही स्काई ट्रेन में हमारे पास सिर्फ 2 ही बैग थे, लाइक लैपटॉप बैग और वो। तो यहाँ सिंगापुर लाइक उसके बाद वो टर्मिनल 3 में में वो जाती है, तो मैं उधर उतर गया टर्मिनल 3 में। लेकिन इसमें भी एक कैच था कि टर्मिनल 3 में जहाँ पे उतरते हैं ना, वहाँ से हमारा गेट है ना, जो फ्लाइट आती है, वो भी बहुत दूर है, लाइक 1-2 किलोमीटर दूर है। तो आपको उतना चल चल के जाना पड़ता है। लेकिन उसमें भी एक अच्छी चीज़ है कि वो आते हैं ना, वो जब आप खड़े ही रहने का, और वो अपने आप ही चलती है, तो वो एक है, लेकिन वो भी टाइम कंज्यूमिंग है। सो बेसिकली वो आपको पूरा लाइक 1 घंटे 40 मिनट हो ही जाते हैं आपको वहाँ पे पहुँचते-पहुँचते। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा, तो ऑलरेडी चेक वो बोर्डिंग स्टार्ट हो गई थी, तो मैं लाइन में लग गया। और फिर उसके बाद जैसे ही वहाँ पे तो सिर्फ सिक्योरिटी चेक इन ही होना था, तो सिक्योरिटी चेक इन हो गया। और फिर सिक्योरिटी सारी फिर से वही प्रोसीजर सारा निकाला, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, और फिर से बैग्स और दोनों स्कैन हुए, फिर से वो दे दिया। और अभी अभी जो फ्लाइट थी ना, वो ऑपरेटेड थी एयर न्यूज़ीलैंड से। वो दिखा तो सिंगापुर एयरलाइंस की ही थी, लेकिन फ्लाइट थी एयर न्यूज़ीलैंड की। लाइक वो ऑपरेटेड वो करते थे एयर न्यूज़ीलैंड एयरलाइन। सो एयर न्यूज़ीलैंड एयरलाइन की बात करूँ, तो वो भी बहुत ही बढ़िया एयरलाइन थी। अंदर खाने-पीने से लेकर स्टाफ-वाफ सब भी कुछ लाइक दोनों की सेम ही थी। सिंगापुर एयरलाइंस और दोनों की सेम सर्विस, सेम सारा का सारा फ्लाइट में भी क्या बहुत ही बढ़िया खाना, कुछ भी माँगो तो स्टाफ भी बहुत ही प्रोवाइड कर रहा था। तो एयर न्यूज़ीलैंड भी बहुत ही अच्छी एयरलाइन थी। तो फिर उसके बाद जैसे ही बोर्डिंग हो गया, तो फिर हमको डायरेक्ट अंदर ही जाना था। और फिर अंदर जाके फिर हम बैठ गए वहाँ पे। और एक मतलब सिंगापुर में तो कुछ भी हमारा इमिग्रेशन विमिग्रेशन कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको टर्मिनल चेंज करके उसी टर्मिनल पे जाना है। तो मेरा तो सिर्फ 1.5 घंटे का ही
वेटिंग टाइम था, तो फिर मेरे को कुछ एक्सप्लोर करने को मिला ही नहीं वो चांगी एयरपोर्ट। वरना आप आओ तो आप प्लीज़ इसको लाइक, अगर आपके पास टाइम हो तो यहाँ पे दूसरी भी फ्लाइट चलती है जो लगभग 8-9 घंटे की वो भी टाइम है बीच में दूसरी फ्लाइट का। तो आप वो फ्लाइट भी ले सकते हो अगर आपको सिंगापुर का एयरपोर्ट अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना हो तो। और फिर मैं अभी जैसे ही फ्लाइट सिंगापुर से टेक ऑफ करी, ऑन जो भी टाइम ऑन टाइम ही थी सारी, एयर एयर न्यूज़ीलैंड की भी। तो सिंगापुर से अभी बहुत ही बड़ी जर्नी थी, लाइक साढ़े 10 घंटे हाँ, की जर्नी है सिंगापुर से ऑकलैंड तक की। तो उसमें पूरा बीच में पूरा ऑस्ट्रेलिया के इस एंड से शुरू होके ब्रिस्बेन तक आती है, उसके बाद ऑकलैंड आती है। तो पूरा ऑस्ट्रेलिया कवर हो जाता है इसमें। और फिर वो पूरी 10 घंटे की फ़्लाइट थी और फ्लाइट बहुत ही बढ़िया थी, लाइक उसके स्टाफ मेंबर, एयर होस्टेसेस और सारा का सारा प्रॉपर मीन्स लाइक टॉप क्लास था सारा का सारा। और मैं तो 10 घंटे की फ़्लाइट थी, तो मैं तो लगभग 5-6 घंटे तो सो ही गया था। और फिर 4-5 घंटे ही बचे थे, तो मीन्स 5-6 घंटे तो मैं सो ही गया था पूरा का पूरा। और फिर मैं बात करूँ कि मैं जैसे ही 10 घंटे के बाद फिर मैं लाइक 15th ऑफ अगस्त को इंडिया के 10:50 को फ़्लाइट टेक ऑफ करी थी। और ऑकलैंड को मेरे को कब उतारा था, तो ऑकलैंड को 16th ऑफ अगस्त को रात के 11 बजे नहीं, साढ़े 10 बजे मेरे को लैंड कर गई थी ऑकलैंड के, जो लास्ट फ़्लाइट थी वो ऑकलैंड वाली। तो मैं वहाँ पे साढ़े 10 बजे तो उतर गया था, बट पूरा वो क्या है कि इंडिया और ऑकलैंड के टाइम में 7 घंटे का डिफरेंस है, तो टोटल फ्लाइट जर्नी थी लगभग 16-17 आवर्स प्लस 7 आवर्स, तो पूरे 24 आवर्स हो गए थे उसमें। और यहाँ पे तो 16th ऑफ अगस्त के रात के साढ़े 10 बजे मैं यहाँ पे लैंड कर गया था। और उसके बाद तो मैं गया फिर यहाँ पे लैंड करके सबसे पहला, तो अगर आप फ्लाइट में एक फॉर्म आता है डिक्लेरेशन फॉर्म, यहाँ पे आते ही वो भरना पड़ता है सभी को, कोई भी यहाँ के सिटीजन हो, कोई भी आए जो भी न्यूजीलैंड आ रहा है, सभी को वो डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ता है। तो वो डिक्लेरेशन फॉर्म बेसिकली क्या है कि आप क्या ला रहे हो साथ में और क्या नहीं ला रहे हो। न्यूजीलैंड में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको नहीं, वो यहाँ पे लानी अलाउड ही नहीं है। तो वो एक वीडियो मैं बनाऊँगा, एक वीडियो में डेडिकेटेड कि आप कौन-सी चीज़ें नहीं ला सकते हो, कौन-सी चीज़ें ला सकते हो। जो एक फॉर्म आता है, वो फॉर्म ऐसा ब वो पूरा फॉर्म भरना होता है। वो आप एयरलाइंस वो एयर न्यूज़ीलैंड की फ्लाइट में भी एयर होस्टेस से माँगे तो वो भी दे देंगी। अगर आपको वो वहाँ पे नहीं नहीं भरना हो, और जैसे आप इमिग्रेशन काउंटर पे जाएँगे वहाँ पे बाहर ही फॉर्म टेबल पे होंगे, तो वो आप वहाँ पे भी भर सकते हो। तो मैंने तो फ्लाइट में ही भर दिया था पूरा सारा टिक, वहाँ पे बस यस नो ही करना होता है कि आप क्या-क्या लाए हो, क्या-क्या नहीं लाए हो। तो जैसे ही मैं लैंड किया तो वो एक फॉर्म भरा था मैंने। और उसके बाद सबसे पहले हमें इमिग्रेशन काउंटर पे जाना है। इमिग्रेशन काउंटर पे फिर से वही सारी प्रोसेस, लाइक आपको स्टूडेंट वीज़ा, कॉलेज की फ़ी की रिसिप्ट एंड एनरोलमेंट लेटर प्लस ये डिक्लेरेशन फॉर्म और पासपोर्ट, ये 4 चीज़ें आप उनको देनी होती है। और उनको कुछ ऐसा लगे तो वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, अगर नहीं लगे, सारा सही लगे, तो वो स्टैम्प मार देंगे अराइवल का, और आपको आगे की प्रोसेस के लिए जाना होता है। लेकिन बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा में तो क्या ही पूछेंगे वो लोग, उनको पता ही होता है सारा का सारा क्या किया है, क्या नहीं। तो उसमें वीज़ा में लिखा होता है, तो अगर आप भी मीन्स ऐसा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है इमिग्रेशन में। जो भी पूछे उसका सही-सही आंसर देना है, बस दैट्स इट। जैसे पहले उन्होंने चेक तो सारा कर ही लिया है कि क्या-क्या है, उसी टाइप का वीज़ा दिया है। तो ऐसे ही इमिग्रेशन काउंटर पे कुछ ऐसा रहने की ज़रूरत ही नहीं है। वो लोग सिर्फ़ इसीलिए क्रॉस चेक करने के लिए वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क क्या कितनी फ़ी भरी है, कौन-कौन से सब्जेक्ट है। वो ही सारा पूछेंगे बेसिकली, क्योंकि उनको भी पता चले कि आप सही आदमी हो जो आए हो यहाँ पे। किसी और के नाम पे यहाँ पे कोई आने, आपको पता रहे कि आप कहाँ पे जा रहे हो, क्योंकि पहले भी बहुत कुछ ऐसा हो गया, बहुत सारे लोग ऐसे जा रहे हैं कि उनको पता ही नहीं होता है, सारा एजेंट ही कर देते हैं कि कहाँ कौन-सा कोर्स है, बस उनको जाना होता है तो वो एजेंट को पैसे दे देते हैं और वो वीज़ा लगवा देते हैं। तो बेसिकली इमिग्रेशन काउंटर में मेरे से तो कुछ नहीं पूछा, क्योंकि सारा उसमें वीज़ा में लिखा था। तो अगर अगर आप किसी को आए और आपको भी पूछे, तो उससे पहले बेटर है कि आप पहले थोड़ा अपना कोर्स कौन-सा है वो देख लेना, क्या-क्या सब्जेक्ट है वो देख लेना। तो मैंने तो वैसे भी, मेरे को तो पता ही था सारा क्या-क्या है, तो मेरे को इतना डर नहीं लग रहा था वहाँ पे। फिर उसके बाद वो करने के बाद हमें जाना होता है लगेज कलेक्ट करने, जो
हमने अहमदाबाद को दिया था, वो डायरेक्ट हमें ऑकलैंड में ही मिलने वाला था, जो 2 बैग्स दी थी ना लगेज बैग वो। तो मेरे पास 2 बैग तो थी, तो वो कलेक्ट किया। उसके बाद फिर उसके बाद वो बायोडायवर्सिटी का फॉर्म भरा था ना हमने, तो वो उसके काउंटर पे जाना है, उसको कलेक्ट करने के बाद सारी बैग्स लेके। तो वहाँ पे एक ऑफिसर होगा, वो फॉर्म चेक करेगा और अगर उसमें आपने कोई भी चीज़ पे टिक किया होगा, तो वो यस यस या नो में ही आंसर होते हैं मोस्टली तो सारे के सारे। तो वो पूछेगा कि क्या-क्या है इसमें, क्या-क्या नहीं। फिर वो अगर उसको ऐसा लगेगा तो वो बोलेगा कि ये क्या है, थोड़ा एक्सप्लेन करो। अगर ने ऐसा कुछ नहीं लगेगा उसको कि सारा सही है, तो वो जाने देगा आगे। तो फिर मैं आगे वो चेक तो करते ही है। वो ऑफ़िसर ऐसा पूछता है कि ये क्या है, क्या-क्या नहीं है। अगर कुछ ऐसा हो कि जो उसको अच्छा ना लगे, तो फिर वो कुछ बोलेगा कि ये फेंक दो या फाइन भरो। और फाइन में भी कैसा है कि $400 से स्टार्ट होता है, न्यूज़ीलैंड के $400 से फाइन स्टार्ट होता है। मीन्स एक एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, तो अगर आपने एक एप्पल भी लाया है ना वहाँ पे, बाहर से जो अलाउड नहीं है, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कि क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है। लेकिन एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आपने एक एप्पल भी लाया ना वहाँ से, तो वो ऑफ़िसर पे डिपेंड है कि वो फेंकवा भी दे और का तो फाइन भी भराए। फे वो जान ले तो वैसे भी नहीं जाने देने वाले, लेकिन वो फिर भी वो $400 का फाइन ब भराते हैं। तो मेक श्योर आप वो मत लाना जो चीज़ें अलाउड नहीं हो। तो मैंने तो कुछ ऐसा लेके ही नहीं गया था पहले से ही, तो वो भरा और 1-2 चीज़ उसको उसको लगी, तो उसने मेरे को पूछा कि क्या है, क्या नहीं? तो मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया पूरा। फिर उसने बोला ठीक है आप आगे जाओ। तो सारा बैग्स और वो सारी चेक हुई अंदर मशीन में, और वो बैग चेक होने के बाद फिर से वो बैग्स मेरे को मिल गई। और फिर बस वही वही लास्ट प्रोसेस थी वहाँ पे। तो उसके बाद तो वेलकम टू न्यूजीलैंड, और सारी इमिग्रेशन और सभी प्रोसेस एकदम स्मूथ कंप्लीट हो गई थी मेरी। मेरे को पता नहीं चला था कि मैं कब अहमदाबाद से बैठा और कब ऑकलैंड आ गया। तो और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं एक बताऊँ तो इस फ्लाइट की मेरी टिकट पड़ी थी मेरे को ऑलमोस्ट ₹50,000, जो कि मैंने 2 मंथ्स पहले बुक कराई थी, इसलिए इतनी सस्ती पड़ी थी और इवन स्टूडेंट डिस्काउंट लिया था। तो एक वो प्लस बेनिफिट था। प्लस उसमें कैसा है कि सिंगापुर एयरलाइन नॉर्मल बंदे को लाइक आता है ना, तो उनको कितना देती है कि वो 37 केजी अलाउड करती है, लेकिन मेरा 46 केजी था। वो कैसे मैंने लिया, इतनी सस्ती टिकट कैसे पड़ी, मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसका भी कि आप कैसे फ्लाइट बुक कर सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको बहुत सारे डिस्काउंट मिलते हैं एडिशनल, तो वो आप लेना मिस ना कर जाओ। उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे वो डिस्काउंट ले सकते हो। तो ये तो प्राइस और उसकी बात हो गई। इवन मैंने ₹700 ज़्यादा दिए थे अहमदाबाद सिंगापुर के, बिकॉज़ विंडो सीट, क्योंकि मेरे को भी ऐसा एक्सपीरियंस करना था कि कैसा दिखता है अहमदाबाद फ्लाइट में से। तो मैंने उसके एडिशनल ₹700 दिए थे, इसलिए मेरे को ₹50,000 की पड़ी थी। वरना आप वो भी बात कर सकते हो। तो इवन वो लाइक, और मैं इसके बाद बात करूँ कि फ्लाइट का मेनू बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन सभी मिलता है वहाँ फ्लाइट में, दोनों फ्लाइट में, सिंगापुर में भी और न्यूजीलैंड में भी। तो फ्लाइट मेनू का तो है ही, बट मैंने तो अहमदाबाद सिंगापुर तो कुछ खाया ही नहीं था, क्योंकि वैसे भी टेंशन ज़्यादा रहता है कि सारे फैमिली को छोड़ के आया और ये सब क्या। तो फिर मैं तो उस फ्लाइट में तो कुछ भी नहीं खाया और कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही सोया थोड़ी देर और फिर उठा। फिर न्यूजीलैंड में भी मैं पहले तो थोड़ा भूख तो वैसे भी लगी गई थी मेरे को। मैं थेपला लेके ही आया था, तो मेरी मम्मी के बनाए हुए तो मैंने थेपले खाए थे। और फिर थोड़ा न्यूजीलैंड का भी थोड़ा, उसमें भी क्या है कि न्यूजीलैंड में भी 10 घंटे की फ्लाइट है, तो वो आपको सबसे पहले ब्रेकफास्ट देंगे, फिर उसके बाद खाने का देंगे, मीन्स प्रॉपर लंच देंगे, और उसके लास्ट में डिनर करवा के फ्लाइट लैंड होती है। तो 2 बार का टाइम का खाना होता है और एक ब्रेकफास्ट होता है। बेसिकली इतना इतना अच्छा होता है। और फ्लाइट तो वैसे भी बहुत ही बढ़िया है, दोनों। और फिर मैं लेग स्पेस की बात करूँ, मेरी सीट और लेग स्पेस में, तो वो भी बहुत डिसेंट है। अगर आपको सोना है तो पूरी अच्छे से नींद आ जाएगी आपको। तो थम्स अप है अगर आपको आना हो तो सिंगापुर एयरलाइन से, तो वो तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर आपको इसमें नहीं आना हो तो एक दूसरी भी फ्लाइट चलती है, मलेशियन एयरलाइन, अहमदाबाद से मलेशिया जाती है और मलेशिया से ऑकलैंड आती है। वो फिर आप, वो पैसे की बात है दोनों में। तो वो आप देख लेना आपको कौन-सी अच्छी लगी। तो ये सिंगापुर एयरलाइंस और एयर न्यूज़ीलैंड की ये मेरी जर्नी थी पूरी। और हाँ, एक और लास्ट बात कि आपको फ्लाइट में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी एयरपोर्ट पे। तो वो डॉक्यूमेंट्स है लाइक आपके वीज़ा कॉपी की 1-2 ज़ेरॉक्स निकाल देना, टिकट की कलर कॉपी निकाल देना एक, और एक कलर कॉपी, बस एक ही टिकट की कलर कॉपी चल जाएगी। और जो फ्लाइट टिकट बुक की थी उसकी, फिर वीज़ा कॉपी, कलर कॉपी, पासपोर्ट आपके साथ ही रखना। मैंने एक ऐसा एक छोटा-सा बैग ले लिया था, उसके अंदर मैंने ये फिर आधार कार्ड भी रखा था अगर इन केस वो कुछ माँगे तो, और एक कोविड की सर्टिफिकेट की ज़ेरॉक्स भी रखी थी। दोनों दोनों वैक्सीन मैंने ले लिए थे। तो कोविड वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट की भी ज़ेरॉक्स मैंने अपने साथ रखी थी, और एक पेन भी रखना आप अपने साथ वो बैग में, क्योंकि कहीं पर कुछ लिखना पड़े और क्या करना पड़े तो आपको वो किसी के साथ माँगना ना पड़े, और वैसे बस वैसे ही आपको वो हेल्प हो जाए। तो पेन एक ज़रूर से ले लेना। और फिर बस इतनी ही डॉक्यूमेंट्स थी जो मेरे को, वैसे तो ज़रूरत तो किसी की नहीं, आधार कार्ड की भी नहीं पड़ी थी मेरे को, लेकिन इन केस अगर कुछ कहीं पे पड़ जाए, तो अगर आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड हो तो वो अच्छा है कि वो आप दिखा सकते हो कि ये मेरा आधार कार्ड है। और फिर बस इतनी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी। तो बस इतने डॉक्यूमेंट्स आप मेक श्योर कैरी करना अपने साथ, और हैंडी रखना कि बार-बार वो वो फ़ाइल में मत रखना। अपनी जो डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल लाते हो उसमें वो अपने साथ ही रखना, ये सारा पेन और ये सारे फ़ोटोकॉपीज़। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप ये सारे अपने हैंडी रखो, क्योंकि वो कभी भी माँग सकते हैं, तो आप फटाफट दे दो और सारा काम आपको ऑन टाइम कंप्लीट हो जाए। तो ठीक है, बस इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे आपको। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ आप कमेंट में बताना, मैं आपको फॉर श्योर आपको रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और अपने सारे दोस्तों के साथ भेजिएगा जिसको भी न्यूजीलैंड आना हो, तो उनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चले। तो ठीक है गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।